Good morning, student. How are you? Sorry. How are you? Fine. Okay. तीसरे चैप्टर का आज लास्ट टॉपिक पढ़ा रहे हैं हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को। और चैप्टर जो थर्ड था हमारा, ठीक है, उसका पार्ट 8 लास्ट टॉपिक है। एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था, वो पढ़ाना भी जरूरी था, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कुछ छोटे छोटे नोट्स बनते हैं जो कि जरूरी थे पढ़ाने। तो चैप्टर 3 पार्ट 8 और अपना जो सब्जेक्ट है वो आप पहली बात ही जानते हैं, बायोलॉजी। मैं अमित कुमार यादव, ठीक है, गुड। सो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ सीड। क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सीड। सीड मीन्स बीज। बीज का जो विकास होता है वो किस प्रकार से होता है? हालांकि जिससे पहले एम्ब्रियो सैक या फिर एंडोस्पर्म या फिर भ्रूण जो एम्ब्रियोजेनेसिस आदि ये सब जो प्रोसेस पढ़ी थी, इन प्रोसेसों में हमने कॉम्प्लिकेशन पढ़ा था, थोड़ी बहुत जटिलताएं देखी थी। लेकिन डेवलपमेंट ऑफ सीड जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होता। एक्चुअल में होता क्या है कि ओवल्स के अंदर कुछ स्ट्रक्चर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो जो ओवल्स होता है उसके अंदर की कुछ स्ट्रक्चर जो होती हैं उनके अंदर क्या हो जाता है, कुछ बदलाव हो जाता है, कुछ मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। और उन्हीं मॉडिफिकेशनों की देन जो कंप्लीट जो ओवल्स होता है वो किस में बदल जाता है? सीड के अंदर फॉर्मेट, यानी कि रूपांतरित हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है। तो आज हम जो इसके अंदर पढ़ेंगे यही चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले एक सारणी जो है, एक टेबल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओवल्स के जो पार्ट कौन कौन से हैं जो कि बीज के पार्ट बनते हैं और वो किस में अंदर बदल जाते हैं। तो एक साइड में जो है पार्ट ऑफ ओवल्स लिख लेंगे हम, पार्ट ऑफ ओवल, ओवल्स में बीजांड, ठीक है। और दूसरी तरफ हम लिख लेंगे पार्ट ऑफ सीड, पार्ट ऑफ सीड, ठीक है। पार्ट ऑफ ओवल्स यानी कि ओवल्स के जो पार्ट होते हैं जो कि किस में बदल जाते हैं, क्या बनता है सीड का, कौन सा पार्ट जो होता है ओवल्स के किस पार्ट से बनता है, यहाँ पर ये बताया जाएगा आपको। पहला जो है वो फनिकल है। फनिकल्स मतलब क्या होता है, हिंदी में अगर बात करें तो फनिकल्स का मतलब होता है बीजांड ग्रंथ। जो आपने इस तरह की स्ट्रक्चर देखी थी, ये वाला जो हिस्सा था, ये नीचे वाला, ठीक है, ये किस में बदल जाता है? मैं आपको समझाने के लिए इधर इसका डायग्राम भी बना देता हूं ताकि आपको समझ में आता रहे। ये हमारा क्या है? ओवल है, ठीक है। क्या है हमारा? ओवल है ये, ओके। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है तकरीबन, खूब जानते हैं आप, सब समझदार हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये क्या होता है इसका, फिर से मैं इनके नाम लिख देता हूं आपको यहाँ पे ताकि आपको समझ में आ जाए ये चीज। और बीज के अंदर सबसे मध्य में, ठीक है ना, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ये क्या होता है? ये फनिकल होता है, ठीक है। ये इंटेगुमेंट्स होते हैं, दो, बाहर का और भीतर का दोनों। इंटेगुमेंट्स, ठीक है, ये भी। इसके बाद ये जो वाली जो स्ट्रक्चर आती है मध्य में, इसको हम थोड़ा सा जो जिसको हमने गहरा कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा जैसे, ठीक है। ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है ये न्यूक्लियस होती है, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, डबल एल, इसको बीजांड काय बोलते हैं। इसके बाद ये एंडोस्पर्म होता है, सॉरी एम्ब्रियो सैक होता है। ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला, इसे माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल्स। एंड ये चेलिजलैंड होता है। कई बार बना दिया है ये चित्र, अब भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ये फनिकल होता है ये वाला। और ये जो छोटी सी स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर, ये नाभि यानी कि क्या कहलाती है? हाइलम कहलाती है, जस्ट बीजांड द्वार से जस्ट नीचे, ठीक है। यानी कि माइक्रोपाइल जो है उससे जस्ट नीचे का हिस्सा जो होता है वो क्या कहलाता है?
हाइलम कहलाता है। ये फनिकल्स हो गया, ये हमारा इंटेगुमेंट्स हो गए, न्यूक्लियस हो गया, चेलेजल, और आप बाकी सब जानते हैं। ठीक है, अब हम इस पे गौर करते हैं जो बात हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो फनिकल जो होता है, ये वाला पार्ट, ये किसके अंदर चेंज हो जाता है, स्टॉक ऑफ बीज में चेंज हो जाता है, ऑफ सीड्स। ठीक है, इसमें चेंज हो गया ये स्टॉक ऑफ सीड्स में, यानी कि जो फनिकल यानी कि जो बीजांड व्रंत था वो बीज व्रंत में बदल जाता है, कन्वर्ट इनटू, ठीक है, द पार्ट ऑफ ओवल्स या फनिकल ऑफ ओवल्स कन्वर्ट इनटू स्टॉक ऑफ सीड्स। ठीक है, एंड सेकंड जो हाइलम है हमारी, वो भी हाइलम में ही चेंज रहती है, अर्थात इसके अंदर कोई खास प्रकार का चेंज नहीं आता है, ऐसे की ऐसी रह जाती है। ये हाइलम नाभि कहते हैं इसको, धंसा हुआ जो भाग होता है। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूसेल्स जो होता है, ठीक है, ये न्यूसेल्स जिसे हम क्या कहते हैं, ये जो सफेद सफेद किया हुआ है बीजाणु, ठीक है, एक्चुअल में ये डीजर्मिनेट हो जाता है। क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, अर्थात विघटित हो जाता है, टूट जाता है, और ज्यादातर जो होता है एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में काम में आ जाता है। ठीक है, ये न्यूक्लियर था। इंटेगुमेंट्स जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, इंटेगुमेंट, तीन ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो कि पार्ट ऑफ ओवल्स की होती हैं। एक तो इंटेगुमेंट्स, इंटेगुमेंट जो होते हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्चुअल में सीड कोट बना लेते हैं। ये क्या बना लेते हैं, सीड कोट। सीड कोट्स दो होते हैं, कौन कौन से, टेस्टा और टैगमैन। ये ध्यान रखना, ये नाम भी आप, टेस्टा एंड टैगमैन। ठीक है, कैसे होते हैं क्या होते हैं ये मैं आपको बता दूंगा। और इंटेगुमेंट्स किस में चेंज हो गए, सीडोफोर्ट में चेंज हो जाते हैं। इसी प्रकार से एसेसरी सेल्स है या एंटीपोडल सेल्स हैं, ये भी डीजनरेट हो जाती हैं। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, एसेसरी सेल्स, और जो एंटीपोडल जो सेल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं वो। बाकी एग सेल जो होती है, एग सेल किस में चेंज हो जाती है, एग सेल से क्या बन जाता है, अरे आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो बन जाता है, और शेष हमारा क्या रह गया, सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है, एंडोस्पर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप सारणी में डेवलपमेंट शीट से जस्ट नीचे सारणी उतार लेंगे ये। ठीक है, वैसे नोट्स में भी भेज देंगे चाहो तो आप। बाकी आज जो है आपको नोट्स भेजने की आवश्यकता नहीं है, आप वीडियो से उतार सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है इस पार्ट में। तो डेवलपमेंट और शीट्स में हम यही चीज़ें पढ़ते हैं कि जो कौन से पार्ट जो होते हैं किस में चेंज हो जाते हैं, और जो ओवल से और किसका निर्माण हो जाता है, सीड का निर्माण हो जाता है। जब फनिकल स्टॉक ऑफ सीड्स में चेंज हो जाए, हाइलम, हाइलम में न्यूक्लियस जो होता है डिजनरेट हो जाता है, इंटेगुमेंट्स जो होते हैं वो सीड कोट में चेंज हो जाते हैं, एसेसरी एंड एंटीपोडल सेल्स जो होती हैं वो भी डिजनरेट हो जाती हैं, एग सेल जो होती है वो एम्ब्रियो में, और सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है वो एंडोस्पर्म में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसके पश्चात ओवल से किसका निर्माण हो जाता है, सीड का निर्माण हो जाता है। तो ये सारणी आप, ठीक है, अपने नोटबुक में उतार लेंगे। ओके, मिटा देता हूं मैं इसको, तो ज़्यादा कठिन नहीं है। थोड़ी सी कुछ एक आध नोट्स जो हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे यहाँ पे। चाहो तो नोट्स भी भेज देंगे, इसकी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा कौन सा नोट्स में पैसा लग रहा है ना। अब हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट शीट्स की जो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे वो किस प्रकार से लिखते हैं। तो इस तरह से आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हुए चलेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो and
एम्ब्रियो के अलावा क्या बनता है? एंडोस्पर्म। आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म टेक प्लेस इन एम्ब्रियो सैक। ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म टेक प्लेस इन एम्ब्रियो सैक। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के पश्चात किस किस का निर्माण होता है एम्ब्रियो सैक में? एम्ब्रियो सैक यानी कि हमारा जो भ्रूणकोश होता है उसमें एम्ब्रियो का और एंडोस्पर्म का निर्माण हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये होता है, सीड बनने की शुरुआत यहीं से होती है कि जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके पश्चात एम्ब्रियो सैक के अंदर एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म बन जाते हैं। राइट, गुड। इसके बाद जब ये दोनों चीजें बन जाती हैं तो ये किससे से बनते हैं ये भी आप जानते हैं। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किससे हो रहा है? अभी सारणी बनाई थी मैंने। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किससे होता है? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है एग सेल से। और एंडोस्पर्म का जो होता है वो किससे होता है माय डियर स्टूडेंट? बोलो किससे होगा? एंडोस्पर्म का जो होता है वो हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस। ओके, सेकेंडरी न्यूक्लियस एंडोस्पर्म बन जाता है, एग से एम्ब्रियो बन जाता है। तो सबसे पहले तो ये चलता है। इसके पश्चात क्या होगा कि इंटेगुमेंट्स जो होते हैं, इंटेगुमेंट किसमें चेंज हो जाते हैं? इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल कन्वर्ट इनटू किसमें? सीड कोट। यानी कि इंटेगुमेंट्स जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सीड कोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि जो सारणी हमने अभी आपके सामने बनाई थी उसको आप यहाँ शब्दों में लिख रहे हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म जो होते हैं वो कहाँ कंप्लीट हो रहे हैं? एम्ब्रियो सैक में कंप्लीट हो रहे हैं। इंटेगुमेंट्स जो हैं वो क्या बना रहे हैं? सीड कोट बना रहे हैं। इसी को आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं कि द आउटर इंटेगुमेंट्स जो होता है यानी कि बाहर का जो होता है, द आउटर इंटेगुमेंट, बाहर का जो इंटेगुमेंट होता है वो क्या बनाता है? फॉर्म, जो बाहर का ही आवरण बनाएगा, बाहर का है तो ठीक है, किस फॉर्म में आ जाएगा? फॉर्म हार्ड, HARD, एक हार्ड स्ट्रक्चर बना लेता, हार्ड एंड थिक, मोटा। एस्टा, सेंटर लाइन कर लेते। द आउटर इंटेगुमेंट फॉर्म हार्ड एंड थिक एस्टा एंड इनर इंटेगुमेंट फॉर्म, अंदर वाला बना लेता है। और ये कैसा होता है? थिन होता है एंड पेपरी होता है, थिन सेगमेंट। ठीक है, सीड कोट दो प्रकार के होते हैं। सीड के सबसे बाहर का जो आवरण होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? टेस्टा के नाम से। एंड जो उसके अंदर का होता है वो क्या कहलाता है? टैगमेंट कहलाता है। सो इंटेगुमेंट्स क्या बना लेते हैं? सीड कोट बना लेते हैं। ठीक है, ये दूसरा परिवर्तन आ गया, सीड कोट बन गया। और अगर हम बात करें दूसरे तीसरे प्रकार के, और आगे भी लिख सकते हैं, देयर इज नो मच चेंज, जिनमें भी चेंज नहीं हो रहा, देयर इज नो मच चेंज। चेंज किस किस में नहीं हो रहा? देयर इज नो मच चेंज किसमें? हाइलम। एक तो हाइलम में चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। और माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल जो होता है उसमें भी किस तरह का कोई खास चेंज नहीं होता है। देयर इज नो चेंज हाइलम एंड माइक्रोपाइल्स एंड और जो है चेलिजलेंस। ठीक है, चेलिजल वगैरह जो होते हैं इनमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो सेम टू सेम वहीं पर। ठीक है, देयर इज नो मच चेंज हाइलम, माइक्रोपाइल एंड चेलिजल टिश्यू। इनके जो टिश्यू होते हैं वो केवल मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, तो किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिला हमें इसमें।
इसके अलावा जो और जो नेक्स्ट जो परिवर्तन आते हैं जो कि मैंने अभी आपको बताए थे, ठीक है, वो क्या क्या चेंज हो सकते हैं कि जो हमारा, अगर नेक्स्ट अगर हम लिखें, यहां पर लिख देता हूं मैं, न्यूसेलियस जो होता है यानी कि बीजांडकाय जो है हमारा, नेक्स्ट यानी कि बीजांडकाय जो होता है, बीजांडकाय कैसा हो जाता है, न्यूक्लियर सेल्स डीजनरेटेड, कैसा हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है यानी कि समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो यहां तक की कुछ चीजें थी, इन्हें आप उसके नीचे सारणी के नीचे लिख लेंगे। यहाँ पर जो है लगभग बीज जो है हमारा बन चुका है। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म बन गए, उसके पश्चात इंडोगमेंट्स जैसे सीड कोट्स बन गए। कुछ चीजें जो होती हैं जैसे कि हाइलम्स, माइक्रोपाइल्स और सेलेजल जो टिश्यू होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। न्यूक्लियस जो होता है, ये न्यूसेल्स जो होता है हमारा यानी कि बीजांडकाय जो होता है वो डीजनरेट हो जाता है, ठीक है। तो सिर्फ बीज के डेवलपमेंट में सिर्फ आप यहाँ तक पढ़ेंगे, इसे आप उतार लेंगे। आज की क्लास के मैं आपको नोट्स नहीं भेजूंगा, आपको बोर्ड से उतारने हैं। ओके गुड। तो ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, बस आप इन्हें समझ सकते हैं अपने शब्दों में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसके चैप्टर के अंदर जो है कुछ छोटी छोटी चीजें बची हुई हैं और उन्हें आप लिखेंगे नोट्स के रूप में, नोट्स 1, ठीक है। नोट कर लें, NOTE, नोट नंबर 1, एक्सक्यूज मी, हाँ अभी आप वीडियो बना। पहला नोट्स देखिए, ये जो ऊपर लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर सेल्स जो होता है वो डीजनरेट हो जाता है, लेकिन कुछ प्लांट में ये शेष भी रह जाता है। तो यहां पर हम लिखेंगे पहला नोट्स, इन सम प्लांट जो सेल्स जो हमारा जो न्यूक्लियर यानी बीजांडकाय होता है, such as black pepper, ब्लैक पेपर होता मतलब समझ गए, काली मिर्च जो होती है उसके अंदर जो बीजांडकाय होता है वो क्या होता है, वो हमें कुछ समय तक दिखाई देता है, ठीक है। इन सीन एज थिन फिल्म, इज सीन एज थिन फिल्म या थिन लेयर लिखिए, थिन लेयर्स, ठीक है। इन सम प्लांट न्यूक्लियर सेल्स सच एज ब्लैक पेपर इज सीन एज थिन लेयर, कि कई ऐसे प्लांट होते हैं, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, बीज के निर्माण के समय न्यूसेल्स जो होता है हमारा यानी बीजांडकाय जो होता है वो डीजनरेट हो जाता है, बट कुछ प्लांट में यही जो न्यूसेल्स जो होता है हमारा ये एक थिन लेयर के रूप में दिखाई देता है। ब्लैक पेपर किसमें, काली मिर्च में, सीन एज थिन लेयर, इट इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। इसे हम क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं। ये ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा मैंने नोट करवाया आपको, पेरिस्पर्म, परिभ्रूणपोष कहते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं। ये पहला नोट है हमारा, ठीक है। सेकंड नोट जो है इसी पार्ट से संबंधित, नोट 2, नोट 2 की अगर हम बात करें तो इन सम प्लांट, इन सम प्लांट देयर इज फ्लैशी कोटिंग,
इन सम प्लांट देयर इज फ्लैशी, यानी कि मासल एक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इन सम प्लांट देयर इज फ्लैशी कोट is found surround seeds. In some plant there is fleshy coat is found surrounds seeds. ठीक है, सीड्स जो होता है यानी कि जो बीज होता है, उस बीज के चारों ओर, मान लीजिए ये बीज है, ठीक है, इस बीज के चारों ओर क्या पाया जाता है, एक फ्लैशी आवरण पाया जाता है। इस फ्लैशी आवरण को क्या कहते हैं हम, ठीक है, इट इज नो एज किसके रूप में जाना जाता है, इट इज नो एज एरिल। ये बहुत अच्छा शब्द है, किसके रूप में जाना जाता है, एरिल के रूप में जाना जाता है, इसे हम एरिल कहते हैं। इन सम प्लांट देयर इज फ्लैशी कोट इज फाउंड सराउंड सीड्स। जो सीड होता है उसके चारों ओर क्या उपस्थित होता है, एक फ्लैशी आवरण उपस्थित होता है, एक मासल संरचना पाई जाती है। इस मासल संरचना को किस नाम से जानते हैं हम, एरिल के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लीची। लीची तो खाई होगी सभी ने, देखो तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है लीची के नाम से ही। मुझे पता है कि आपको लीची पसंद है, मुझे भी पसंद है, लेकिन कोई लाके नहीं देता। सो लीची जो होता है वो एरिल का, आप लीची का जो खाने योग्य भाग होता है, लीची खाई है आपने, तो लीची जब हम ऊपर का वो जो छिलका होता है उतार देते हैं, फिर एक सफेद सफेद स्ट्रक्चर आ जाती है ना, वो सफेद स्ट्रक्चर ही क्या कहलाती है, वो सफेद स्ट्रक्चर ही एरिल का कहलाती है। ठीक है, तो हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि लीची का खाने योग्य जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, एरिल कहलाता है। ये दो नोट्स आप इसके अंदर जरूर याद रखेंगे, एक तो पेरिस्पर्म, इसका एग्जाम्पल ब्लैक पेपर होगा, एरिल का एग्जाम्पल लीची का खाने योग्य भाग होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इन्हें। ओके, दो छोटी छोटी चीजें और रह गई, टाइप ऑफ सीड्स। टाइप ऑफ सीड्स, सीड्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, और ये इस बात पर डिपेंड करते हैं कि इनका जो एंडोस्पर्म है वो भ्रूण के विकास में कंप्लीट उपयोग आया है या नहीं आया। ठीक है, तो टाइप ऑफ सीड्स में सीड्स दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के जो सीड्स होते हैं उन्हें एक्स एल्बुमिनस कहते हैं, यानी कि एंडोस्पर्मिक कहते हैं। ठीक है, एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, एंडोस्पर्मिक सीड कह लें या फिर एल्बुमिनस कह लें। एल्बुमिनस, ठीक है, या तो आप इन्हें एंडोस्पर्मिक कहेंगे या फिर आप इन्हें क्या कहेंगे, एल्बुमिनस कहेंगे। हिंदी में बोलते हैं इन्हें भ्रूणपोषी। क्या बोलते हैं, भ्रूणपोषी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इन दीज सीड्स इन सीड्स में क्या होता है, इन दीज सीड्स एंडोस्पर्म इज फाउंड। एंडोस्पर्म इज फाउंड। एंडोस्पर्म जो होता है वो पाया जाता है एक टिश्यू के रूप में, एक परत के रूप में, एज ए टिश्यू, एज ए टिश्यू के रूप में पाया जाता है अराउंड द डेवलप्ड एम्ब्रियो, अराउंड द डेवलप्ड एम्ब्रियो। ठीक है, इन दीज सीड्स एंडोस्पर्म इज फाउंड। यहां पर सिर्फ यही लाइन समझने की है कि एंडोस्पर्मिक जो सीड्स होते हैं उनमें मतलब क्या होता है
कि उनके अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो सारा का सारा भ्रूण के विकास में काम नहीं आता, वो भ्रूण के साथ उसके चारों ओर एक परत के रूप में, ठीक है, फाउंड एज ए टिश्यू अराउंड द डेवलप एम्ब्रियो, विकसित होते हुए भ्रूण के चारों ओर उपस्थित रहता है। इसका एग्जाम्पल जो है वो है हमारा मोनोकोट प्लांट। मोनोकोट जो एक बीजपत्री जो पादप होते हैं उनके अंदर जो बीज होते हैं वो कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं, अर्थात वहां पर जो एंडोस्पर्म होता है वो शेष रह जाता है, भ्रूण के विकास में सारा का सारा काम में नहीं आता है, ठीक है। एंड सेकंड जो है वो दूसरे प्रकार का जो है वो हमारा क्या है, सेकंड जो है वो नॉन एंडोस्पर्मिक लिख सकते हैं इसे हम, नॉन एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक का मतलब क्या होता है कि वोइलान इन दीज सीड्स एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली यूज्ड, ठीक है, इन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि एम्ब्रियो के विकास में सारा का सारा जो हमारा एंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली यूज में आ जाता है। तो दूसरे प्रकार का जो होता है एंडोस्पर्मिक, जो हमारे क्या होते हैं, बीज होते हैं, एंडोस्पर्म नॉन एंडोस्पर्मिक इन दीज सीड्स एंडोस्पर्म यूज्ड अप बाय द ग्रोइंग एम्ब्रियो, ठीक है। यहीं पे लिख देता हूं, इन दीज सीड्स एंडोस्पर्म is used up by growing embryo, ठीक है। These seeds endosperm is used up by growing embryo, और जो विकसित होता हुआ जो भ्रूण होता है उसके द्वारा एंडोस्पर्म जो होता है वो कंप्लीटली यूज कर लिया जाता है, ठीक है। कंप्लीटली क्या कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है, पूरा का पूरा जो होता है वो कंप्लीटली यूज कर लिया जाता है, थोड़ा बहुत भी जो है उसके अंदर नहीं बचता है। एंड नो इज नो, यानी कि ये ज्यादा समय तक उसके बाद दिखाई नहीं देता, एंड इट इज नो लॉन्गर देन सीन, ठीक है ना। तो इन दिस सीड्स एंडोस्पर्म इज यूज्ड अप बाय ग्रोइंग एम्ब्रियो। सो इनके अंदर जो भोजन होता है, ये आप एक लाइन और नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। सच फूड एज स्टोर इन कोटिलिडेंस, इनके अंदर जो भोजन होता है, सच फूड, इनके अंदर जो भोजन होता है इज स्टोर्ड, इनके अंदर जो भोजन होता है वो किसके रूप में स्टोर्ड होता है, इन कोटिलिडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो प्रकार थे, एक तो था एल्बुमिनस यानी कि हमारा एंडोस्पर्मिक जिसके अंदर एंडोस्पर्म जो है वो शेष रह जाता है, दूसरे प्रकार के नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्सो एल्बुमिनस भी बोलते हैं इनको, दूसरा नाम क्या है इनका, एक्सो एल्बुमिनस, ठीक है, या अभ्रूणपोषी बीज। इन दीज सीड्स एंडोस्पर्म इज यूज्ड अप बाय ग्रोइंग एम्ब्रियो, और कंप्लीटली यहाँ पर आप कंप्लीटली भी लिख सकते हैं कि सारा का सारा जो एंडोस्पर्म होता है वो ग्रोइंग यानी कि विकसित होते हुए भ्रूण के द्वारा उपयोग में कर लिया जाता है। तो इनमें जो भोजन होता है वो किस रूप में इकट्ठा होता है, किन के रूप, कहां पर इकट्ठा होता है, सच फूड्स इज स्टोर्ड इन कोटिलिडेंस, इनके जो बीज पत्र होते हैं उनके अंदर ये इकट्ठा हो जाता है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो आप लिख सकते हैं क्या, डाइकोट, ठीक है। डाइकोट जो प्लांट होते हैं उन डाइकोट प्लांट के अंदर, ठीक है, जैसे हमारा पी है यानी कि मटर है, या फिर ग्राम है, चना है, या फिर मस्टर्ड है, ठीक है ना, इन सब में जो होता है ये सभी डाइकोटिलिडेंस होते हैं, द्विबीजपत्री होते हैं, दो बीज पत्र होते हैं, फोड़ के देखो दो दालें से निकलती हैं, उनके अंदर भोजन इकट्ठा रहता है, ठीक है। एंडोस्पर्म इनमें नहीं पाया जाता, कंप्लीटली यूज हो जाता है। तो ये हमारा चैप्टर था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के जितने भी जो भी टॉपिक हमने एक जो डेवलपमेंट ऑफ सीड्स जो आपको पढ़ाया है उसके सारे जो नोट्स हैं वो मैंने बोर्ड पे लिख दिए थे, यहीं से आप उतार लेना, नोट्स भेजने की आवश्यकता नहीं है। ओके, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।